बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटे हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने साल्ट की डेफिनेशन देखी थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। अब पेज नंबर 39 पर हम जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स वो वाला स्टार्ट करेंगे। इसके मेथड्स के पहले मैं आप लोग को नाम बताऊंगी, आप उनके वर्डिंग को थोड़ा सा समझोगे, फिर हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के भी दो पॉइंट्स हैं। एक तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट और दूसरा हमारे पास जो इंशाल्लाह हम प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो सॉल्युबल साल्ट्स कौन से हैं? नाम से जाहिर है जो कि हमारे पास एक्वस मीडियम में सॉल्युबल हो, जबकि इनसॉल्युबल का क्या मतलब है? जो एक्वस मीडियम में हमारे पास सॉल्युबल ना हो। तो फिलहाल आज हम चार मेथड्स पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स के। तो सबसे पहला जिस तरह के नाम लिखा हुआ है, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल। एसिड का और मेटल का रिएक्शन से, बेटे मेटल भी तो हमारे पास केटाइन ही देता है, तो इन दोनों के रिएक्शन से भी सॉल्ट बनेगा, जिसी का दूसरा नाम है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। मतलब कि जब एक चीज़ को कोई दूसरा रिप्लेस करे, तो इसमें भी ऐसा ही होगा हमारे पास। हम डिटेल देखेंगे तो उसमें मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है? बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड आ बेस। एसिड और बेस का रिएक्शन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दोनों के रिएक्शन से हमेशा सॉल्ट और साथ में वाटर बनता है। तीसरा रिएक्शन हम देखते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक सोडियम पोटाशियम रुबीडियम ऑक्साइड मीन उनका ऑक्साइड बना होगा। इन दोनों के रिएक्शन से भी हमारे पास वही चीज़ बनेगी। लास्ट वन हमारे पास क्या है? बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड आ कार्बोनेट। कार्बोनेट टर्म आपको याद हो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बच्चे ये देखो कि आप लोग जो चीज़ें आगे फर्दर पढ़ोगे, पीछे से जितना आप लोगों ने प्रीवियस में चैप्टर्स पढ़े होंगे, उनका कोई ना कोई मटेरियल फर्दर चैप्टर्स में आएगा। अब हम पहले मेथड की डिटेल देखते हैं। इसमें देखो बेटे हमारे पास क्या है? बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड, ये हमारे पास एसिड है, एंड मेटल, और ये मैग्नीशियम हमारे पास क्या है? मेटल। एसिड और मेटल का रिएक्शन से, एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होगा हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो Mg में जो है हमारे पास हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा, तो MgCl2, और यहाँ से हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 क्यों डाला है? क्योंकि बेटे मैग्नीशियम हमारे पास, इसके पास 2 बॉन्ड्स ये बना सकता है, तो इसने 2 क्लोरीन लेने। यहाँ अगर 1 हो तो 1 क्लोरीन है, इसलिए 2 लगाते हैं ताकि 2 क्लोरीन इसके साथ इसे बैलेंस कर सके इक्वेशन को, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसमें एक MCQ पूछा जा सकता है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो आपने याद रखना है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। अब हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, जिसमें जैसे कि लिखा हुआ है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड आ बेस। तो HCl हमारे पास क्या है? एसिड। NaOH हमारे पास क्या है? बेस। एसिड और बेस का रिएक्शन, और इस रिएक्शन को एक और क्या नाम दिया गया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होगा हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो HCl में Cl पर नेगेटिव, NaOH में Na पर पॉजिटिव, तो NaCl ये हमारे पास बच गया। यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH दोनों हमारे पास कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। अब हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड किस तरह से हमारे पास मेथड है? बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड। एसिड हम इसमें हमारे पास रिएक्ट करेगा, और साथ में क्या होगा? एंड मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड मैंने पहले कहा मेटल का बेटे ऑक्साइड, तो क्या यहाँ पर CO क्या है? कॉपर मेटल है, और ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में, तो CO हमारे पास क्या है? मेटालिक ऑक्साइड। इसके अलावा आपकी बुक में एक और लाइन भी लिखी होगी कि मोस्टली इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म सॉल्ट, तो वो आप लोगों ने लाइन लास्ट में देख लेनी है। इसके बाद एसिड H2SO4 मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा, आपको पता है मेटल्स पर हमेशा कौन सा आता है? पॉजिटिव, और सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 पर क्या होगा? नेगेटिव। और जैसे कि मैंने लेक्चर किया, हमेशा जब लेक्चर स्टार्ट हमने ये किया था तब भी मैंने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा कंबाइन होंगे, तो CuSO4। तो ये CuSO4 बन गया, पीछे का बचा 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एटम्स, और साथ में क्या हुआ? ऑक्सीजन एटम। इन दोनों ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल।
लास्ट अब हम रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड आ कार्बोनेट। एसिड का रिएक्शन किसके साथ है, कार्बोनेट के साथ है। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। एसिड यहाँ पर कौन सा है, HNO3, और सोडियम कार्बोनेट है साथ में Na2CO3। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा एसिड और कार्बोनेट का, हमारे पास सॉल्ट बनेगा। यहाँ से सोडियम और ये हमारे पास NO3, NaNO3 हमारे पास बनेगा, साथ में H2 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस एक रिलीज होगी। अच्छा, कुछ बुक्स में आप लोग अगर देखो तो यहाँ पर NaNO3 के साथ 2 है, कुछ में नहीं है। तो अगर तो 2 लगा देते हो तो बेहतर है, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। जिस तरह देखो यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 लगाने से सोडियम कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पर 2HNO3, NO3 कितने बनेंगे, 2। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ये दोनों सारे इक्वेशन, नंबर ऑफ रिएक्टर और प्रोडक्ट हमारे पास बैलेंस हो जाती है। तो बेहतर आप लोग बुक्स में देखकर वहाँ पर ये 2 ऐड कर लो खुद ही अपनी बुक्स में। यहाँ तक हमारे पास जो मेथड्स हैं सॉल्युबल साल्ट्स प्रिपेयर करने के, वो हो गए हैं कंप्लीट। 4 हमारे पास मेथड है। इन चारों मेथड्स में से इसमें से MCQs एक मैंने आपको बताया है, ये अलग से आ जाता है। इसके अलावा ये सारे का सारा लॉन्ग के लिए भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि राइट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, राइट 4 मेथड्स या एनी 1 मेथड भी आ सकता है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए हमारे पास है, जिसमें सॉल्युबल साल्ट्स बनते थे। अब ये लास्ट हमारे पास मेथड है जिसमें हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट्स बन रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, हाउ इनसॉल्युबल साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, और ये बहुत रिपीट होता है। आप गोल्ड पेपर्स भी देखोगे बहुत दफ़ा ये रिपीट हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये इसकी छोटी सी डिटेल है, आप लोगों ने अपने बुक्स की तरह ही लिखना है पैराग्राफ फॉर्म में। लेकिन जिस तरह कुछ पॉइंट्स है सॉल्युबल साल्ट, इसे आप हाईलाइट कर देना, थोड़ा मार्कर से अंडरलाइन कर देना, और ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों ने करनी। अब हम इसे समझते हैं कि ये है क्या, इनसॉल्युबल साल्ट। इसका मतलब क्या है बेटे कि हमारे पास ये सॉल्युबल नहीं होंगे। जब रिएक्शन होगा ये साल्ट बनेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में वहाँ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, वहाँ नीचे बैठ जाएंगे हमारे पास, वो मिक्स नहीं होंगे। तो इसका बनाने का मेथड क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट मिक्स। मतलब कि 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, उनका हम अलग से एक एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं पानी में और उन्हें मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स, कि एक का कैटाइन दूसरे के पास चले जाता है और दूसरे का कैटाइन पहले के पास चला जाता है। इनके आयनिक रेडिकल्स हमारे पास एक्सचेंज होते हैं। इसका क्या मतलब है, मेटालिक रेडिकल एक्सचेंज विद एसिडिक रेडिकल्स, कि एक का मेटालिक दूसरे के एसिडिक के पास चला जाता है। 2 नए सॉल्ट्स हमारे पास बनते हैं, जिनमें से एक सॉल्युबल होता है और दूसरा हमारे पास इनसॉल्युबल होता है। जो इनसॉल्युबल होता है वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बन जाता है, यानी कि उसके एंड में एक सॉलिडिफाई हो जाता है। पहला जिस तरह रिएक्शन देखिए, मैंने ये कलर्स थोड़े डिफरेंट किए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके कि एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है। EgNO3 इसे ब्लैक से रिप्रेजेंट किया, NaCl इसे रेड से किया हुआ है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ मेटालिक रेडिकल्स एक्सचेंज, तो Cl एसिडिक है, इसके साथ हमारे पास क्या है Na, जो इसका हमारे पास रेडिकल्स हैं, एक एसिडिक है एक बेसिक रेडिकल है। तो हमारे पास यकीनन दोनों रेडिकल्स एक्सचेंज होंगे। तो इसका हमारे पास C रेडिकल Cl है, ये कहाँ चला जाएगा, Ag के पास, तो Ag साथ में ये Cl, और यहाँ पर NaNO3 ये इधर आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल हम देखें, Na2CO3 साथ में CuSO4, तो यहाँ पर भी एक्सचेंज होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, Cu और CO3, तो CuCO3 आ जाएगा, साथ में क्या बचेगा Na2 और साथ में SO4। तो इसमें बेटे हमारे पास जो रेडिकल्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, एक का दूसरे के पास चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा हमारे पास। जिस तरह यहाँ से देखो, यहाँ पर इसका Cl इधर चला गया, इसका NO3 इसके पास आ गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Na इसका जो है हमारे पास इसके पास चला गया और Cu कहाँ चला गया है, इधर आ गया। तो इनके डिफरेंट रेडिकल्स एक्सचेंज होते हैं। इनमें से एक इनसॉल्युबल होगा, एक सॉल्युबल होगा। जो इनसॉल्युबल होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बेहतर ये है कि आप लोग इन सब तमाम रिएक्शंस की और इवन जो डिटेल है उनकी भी रिटर्न प्रैक्टिस करो, कम अज़ कम 5 दफ़ा याद करने के बाद, तभी आपको ये रिएक्शन सारे अच्छे तरीके से याद हो पाएंगे।